नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 8 के 12 चैप्टर को जो चैप्टर का नाम है बल और दाब, फोर्स एंड प्रेशर, उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं उन सारे बच्चों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने होमवर्क बना के भेजे हैं। उनके नाम हैं सोनी कुमारी, श्रुति कुमारी, तनुप्रिया, हजिया कुमारी, उज्जवल कुमार, विशाल कुमार, नेहा कुमारी, मोनालिसा कुमारी, आयुष कुमार, सुरभि कुमारी, रोशनी कुमारी, अमित कुमार, छोटू कुमार और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे हैंडराइटिंग में अपना होमवर्क बनाकर सेंड किए हैं। वे इसी तरह मेहनत करते रहें और वैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क नहीं भेज रहे हैं वे भी बना के भेजें होमवर्क हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने इसके पहले पढ़ा था बल क्या है, बल का इफेक्ट पढ़े थे। तो बल कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन मैंने पिछले क्लास में कर चुका था। तो आज का टॉपिक है दाब। आज जानेंगे प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज दाब। दैट मीन्स व्हाट इज प्रेशर, दाब क्या है। तो अगर जिस समय दाब शब्द का बात आता है तो आपके मन में एक ही बात ख्याल आता होगा कि सर किसी भी वस्तु को दबाने के लिए जिन बलों का प्रयोग करना पड़ता है उसे ही दाब कहते हैं। तो आइए मैं दाब की परिभाषा बताता हूँ। कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जी हाँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। कहने का अर्थ है अगर कोई भी सरफेस है, इस सरफेस में जो भी फोर्स लग रहा है, जिस भी क्षेत्रफल पर फोर्स लग रहा है उसे ही दाब कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का आविष्कार एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने दाब का सिद्धांत दिया था। इसलिए इनके सम्मान में दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब, आइए फॉर्मूला जानते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। हम लिखेंगे चूँकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इस फार्मूला को सभी बच्चे याद रखेंगे क्योंकि इनका ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए मैंने आपको बताया था कि बल को किस में मेजर करते हैं। अगर इसका एसआई मात्रक निकालना हो, मान लीजिए प्रेशर का, दाब का, हम लोग एसआई यूनिट हम लोगों को नहीं पता है। अगर एसआई यूनिट निकालना हो तो हम कहेंगे एसआई यूनिट निकालने के लिए इस फार्मूला का याद होना जरूरी है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं बल को किससे मेजर करते हैं सर, न्यूटन में। और न्यूटन को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एन से। और क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या होता था, मीटर स्क्वायर मीटर। क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या होता था, स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से मैंने देखा कि दाब का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, (10⁻⁻2 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर।
और यह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है यह 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल को PA से डिनोट किया जाता है। तो हम कहेंगे कि प्रेशर क्या है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्हीं के सम्मान में इसका नाम, इसका SI यूनिट पास्कल रखा गया और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर होता है। फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आप सभी बच्चे जानते हैं बल को हम लोग किस में मापते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, क्षेत्रफल को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरह से हमने दाब का SI यूनिट निकाल दिया न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर, जो कि 1 पास्कल के बराबर होता है। तो आप सबों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे जानेंगे क्या बल के, मैंने पिछले क्लास में जाना था बल क्या है और बल का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जाना प्रेशर क्या है, दाब क्या है। तो दाब लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। चलिए जानेंगे दाब के व्यवहारिक उपयोग। दाब के हमारे रियल लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका प्रयोग, दाब का उपयोग किस तरह से करते हैं और यह किस तरह से काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसे एक उदाहरण के जरिए समझेंगे, लेकिन उन उदाहरण को जानने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर, कोई भी अगर संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर किसी वस्तु के द्वारा लगाए गए दाब को घटाया जाता है। किसी संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर किसी वस्तु के द्वारा लगाए गए दाब को घटाया जाता है। और अगर इसका उल्टा होगा, अगर बोल दें कि संपर्क क्षेत्रफल को घटाकर किसी वस्तु के द्वारा लगाए गए दाब को बढ़ाया जाता है। अगर संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब का मान ऑटोमेटिक घट जाता है। अगर संपर्क क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यह रूल है। इन्हीं सिद्धांत के आधार पर हम आगे विभिन्न तरह के उदाहरण को देखते हैं। जैसे दलदल भूमि के पैरों में, दलदल वाले भूमि में पैरों के बल ना, दलदल वाले भूमि में पैरों के बल चलना कठिन होता है। अगर उस भूमि पर कोई व्यक्ति तख्ता रखकर चले तो उसका भार बड़े क्षेत्रफल पर वितरित हो जाता है। इससे भूमि पर दाब कम पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर दलदल वाला भूमि है, दलदल वाले भूमि में हम नंगे पांव को रखेंगे तो हमारा पैर धंस जाएगा। धंसने का अर्थ हुआ कि सर अगर हमारा संपर्क क्षेत्रफल घट जाएगा तो दाब का मान बढ़ जाएगा, और दाब का मान जो ही बढ़ेगा वैसे ही हम दलदल वाले भूमि में धंस जाएंगे। हमारा पांव दलदल वाले भूमि में फंसे नहीं, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति उस दलदल वाले भूमि पर तख्ता रख दे, उसके बाद उस पर चले तो उस व्यक्ति के पैरों का भार संपूर्ण क्षेत्रफल पर वितरित हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति का दाब कम हो जाता है और वह व्यक्ति आसानी से दलदल वाले भूमि को पार कर जाता है।
बिना उनके पैर धंसे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हैं गीली मिट्टी में भी ट्रैक्टर आसानी से गुजर जाते हैं। गीली मिट्टी में भी ट्रैक्टर आसानी से गुजर जाते हैं क्योंकि उसके पीछे के चक्कों का टायर चौड़ा होता है। आप देखे होंगे जब भी कभी खेतों की जुताई अगर होती है तो खेत की मिट्टी गीली होती है और ट्रैक्टर जो होता है आसानी से गुजर जाता है। इसका रीज़न है कि आप देखे होंगे ट्रैक्टर के पीछे के टायर चौड़े होते हैं ताकि संपर्क क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो दाब का मान घट जाता है और दाब का मान घटने से वह मिट्टी में फंसता नहीं है और ट्रैक्टर आसानी से गुजर जाते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मकानों की दीवार के आधार भूमि में चौड़े बनाए जाते हैं। जब भी मकान बनाया जाता है, मकान बनाते समय भूमि का जिसे तरी कहते हैं उसका बेस चौड़ा बनाया जाता है ताकि मकान का भार जो है बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाए और हमारा मकान धंसने से बच जाए। और भी हैं, आप जैसे देखे होंगे ड्राइंग पिन का ऊपर का माथा चौड़ा होता है जिससे उसे गाड़ते समय अंगूठा पर कम दबाव पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में दाब का बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे अगर हम संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो किसी भी वस्तु का दाब घट जाता है। अगर हम जस्ट इसका विपरीत कर देते हैं, जैसे संपर्क क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं तो किसी वस्तु का दाब जो है लगाया गया दाब वह भी स्वतः घट जाता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में दाब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दाब को घटाकर या बढ़ाकर अपनी आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करते हैं तो दाब कहलाता है। आगे जानेंगे चलिए अगला टॉपिक है प्रणोद, जिसका इंग्लिश नाम होता है थ्रस्ट। जानेंगे व्हाट इज थ्रस्ट, प्रणोद क्या है। तो इसे जानने के पहले आपने देखा होगा कि द्रव के द्वारा लगाया कोई भी अगर लिक्विड है तो उसके द्वारा लगाया गया बल सदा बर्तन की पेंदी पर संपर्क क्षेत्रफल पर वितरित होता है। तो कहने का अर्थ है कि सर किसी पृष्ठ या सतह पर, तो हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ या सतह पर लंबवत लगते हुए बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद कहते हैं। हम लिख सकते हैं दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो मेरे कहने का मतलब है कि सर द्रव के द्वारा लगाया गया बल सदा बर्तन की दीवार या पेंदे के
संपर्क के क्षेत्रफल पर वितरित होते रहता है। तो कहने का मतलब हुआ कि सर किसी पृष्ठ या सतह पर कोई भी अगर सरफेस है, अगर उस पर कोई भी फोर्स अगर लंबवत लग रहा हो, कोई भी फोर्स अगर लंबवत लग रहा हो, 90 डिग्री परपेंडिकुलर लग रहा हो, तो वैसे बल को ही प्रणोद कहते हैं। प्रणोद बराबर होता है, लिख सकते हैं दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप जो है प्रणोद के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप उसे एक लाइन में आंसर देंगे कि सर किसी पृष्ठ या सतह पर लंबवत लगते हुए बल को प्रणोद कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है। आइए इस पे हम एक सवाल लेते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अगर सपोज कोई प्रश्न है, एक प्रश्न जैसे बुक का एक प्रश्न हम लिख लेते हैं। कहता है कि अब प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 कि बर्तन के पेंदे की भीतरी लंबाई किसी बर्तन के चलिए प्रणोद पर एक आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है क्वेश्चन कि अगर किसी बर्तन में 2 केजी पानी है, अगर किसी बर्तन में 2 केजी पानी है, तो उस बर्तन के पेंदे पर 2 केजी भार या 20 न्यूटन का प्रणोद लगता है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी बर्तन में 2 केजी पानी है तो उस बर्तन के पेंदे पर 2 केजी भार या 20 न्यूटन का प्रणोद लगता है। प्रणोद का जैसे बात किया जाए वैसे दिमाग में फिट होना चाहिए। अच्छा, प्रणोद किसे कहते हैं? मतलब कि सर किसी सतह पर लंबवत लगते हुए बल को प्रणोद कहते हैं। हो गया। तो बर्तन का क्षेत्रफल बताना है तथा बर्तन के पेंदे पर लगा दाब बताना है। अगर आपको बर्तन के पेंदे की भीतरी लंबाई दे दिया गया है कि बर्तन के पेंदे की भीतरी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बर्तन का क्षेत्रफल बताना है और बर्तन के पेंदे पर लगा दाब बताना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि बर्तन के पेंदे की भीतरी लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो बर्तन के क्या पूछ रहा है? बर्तन के पेंदे का क्षेत्रफल, बर्तन के पेंदे का क्षेत्रफल। चलिए, कोई भी अगर बर्तन है तो क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं? आप जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं।
तो क्षेत्रफल निकालना हो तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का जब भी क्षेत्रफल निकलता है वो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है। तो इसे स्क्वायर मीटर निकालने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर को जो है मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए इसे डिवाइड करते हैं 200 को 1000 से, 10,000 से, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर मीटर में। इससे 2 जीरो और 2 जीरो कट जाएगा, तो हो गया 2/100 स्क्वायर मीटर। तो ये जब कटेगा 1 2 तो 1 डिजिट है ऊपर, 1 डिजिट देंगे 0, फिर देंगे पॉइंट, तो हो जाएगा हमारा 0.02 स्क्वायर मीटर। तो पहला सॉल्व हो गया। बर्तन का क्षेत्रफल पूछ लिया गया, क्योंकि बर्तन में लंबाई होगा या चौड़ाई होगा, हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट में लेते आए। तो आप बोलेंगे कि सर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ सर मीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 × 100 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ले लिया 10,000, है ना। तो आपका आ गया इसका 0.02 स्क्वायर मीटर। अब कहता है कि बर्तन के पेंदे पर लगा दाब बताएं। क्या बताना है, बर्तन के पेंदे पर लगा दाब। चलिए लिखते हैं, बर्तन के पेंदे पर लगा दाब बराबर लिख सकते हैं बर्तन के पेंदे पर प्रणोद बर्तन के पेंदे पर प्रणोद बटे बर्तन के पेंदे का क्षेत्रफल। बर्तन के पेंदे का क्षेत्रफल कुछ नहीं कि स्टेटमेंट में लिखे, आप जानते हैं दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है, तो मैंने लिखा कि वही बात लिखा, बर्तन के पेंदे पर प्रणोद, कितना प्रणोद लग रहा है 20 न्यूटन का, बर्तन के पेंदे का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल लग रहा है। तो आइए, बर्तन के पेंदे पर प्रणोद लग रहा था 20 न्यूटन, कितना लग रहा था 20 न्यूटन, और बर्तन के पेंदे का क्षेत्रफल मैंने फाइंड किया, कितना 0.02 स्क्वायर मीटर। तो आपका ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा 2 जीरो, है ना, 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 1000। तो आपका हो गया 1000 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर, प्रति स्क्वायर मीटर। और आप जानते हैं कि 1 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर बराबर 1 पास्कल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 पास्कल। क्या लिख सकते हैं 1000 पास्कल। तो इस तरह से हम किसी का जो है किस बर्तन पर कितना प्रणोद लग रहा है, कितना क्षेत्रफल लग रहा है और कितना दाब लग रहा है, इस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। कुछ नहीं किए, हम एक बार फिर से देखेंगे कि अगर किसी बर्तन में 2 केजी पानी है तो उस बर्तन के पेंदे पर 2 केजी भार या 20 न्यूटन का प्रणोद लगता है। कितना न्यूटन का प्रणोद लगता है 20 न्यूटन का प्रणोद लगता है। तो बर्तन का क्षेत्रफल
दैट मीन बर्तन के पेंदे का क्षेत्रफल तथा बर्तन के पेंदे पर लगा दाब बताना है। अगर बर्तन के पेंदे का भीतरी लंबाई आपको पता है कि 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं कि बर्तन के यहाँ से सॉल्यूशन है कि बर्तन के पेंदे की भीतरी लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो बर्तन के पेंदे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में था, स्क्वायर सेंटीमीटर को हमने स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है 10,000 से डिवाइड कर दिए और जो कटाने के बाद आ गया हमारा 0.02 स्क्वायर मीटर, तो हो गया 0.02 स्क्वायर मीटर। पहला क्षेत्रफल निकल गया। क्षेत्रफल कितना निकला? पेंदी का क्षेत्रफल 0.02 स्क्वायर मीटर। उसके बाद निकालना था बर्तन के पेंदे पर लगा दाब, तो मैंने लिखा बर्तन के पेंदे पर लगा दाब बराबर फॉर्मूला होता है कि प्रणोद बटे क्षेत्रफल, तो मैंने इसे सेंटेंस में लिख दिया कि बर्तन के पेंदे पर प्रणोद बटे बर्तन के पेंदे का क्षेत्रफल। वैल्यू को पुट कर दिए, इसको कटा दिए, कैलकुलेशन करके आ गया 1000 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर। और आप सभी जानते हैं, आपको मैंने बताया कि 1 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर बराबर 1 पास्कल होता है। तो उसी तरह यहाँ पर 1000 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर 1000 पास्कल के बराबर होगा। तो इस तरह से यह सवाल का आंसर कंप्लीट हो गया। तो आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि किसी भी द्रव में दाब गहराई के अनुसार बढ़ता है। इसे जानने के लिए हम एक प्रयोग का चर्चा करेंगे। तो उस प्रयोग को आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि किसी द्रव में दाब, सही बात है, इसको आप भी देखेंगे मैं जब बताऊंगा कि किसी द्रव में दाब गहराई के साथ बढ़ता है। यह बात सही है कि किसी भी द्रव में दाब गहराई के साथ बढ़ता है। इसे साबित करने के लिए, इस बात को, इस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए हम सभी घरों में अपना एक बोतल लेंगे, कोई भी बोतल, वाटर बोतल। मान लीजिए मैं बना लेता हूं एक कंटेनर, यह कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं जो हूं, इस कंटेनर में मैं 4 छेद कर देता हूं, 3-4 जो भी हो, ये मैंने बर्तन में छेद कर दिया। मान लेते पहले छेद को A, दूसरे को B, तीसरा को C और चौथे को D। और मान लीजिए इसमें ये पानी भरा हुआ है। इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? पानी पूरा भरा हुआ है। एक बोतल लेंगे, एक बर्तन लेंगे और बर्तन में 3-4 छेद कर देंगे और इस छेद को अपनी उंगलियों से बंद करके इसमें पानी भर देंगे। जब इस छेद पर से उंगली को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि सर
जो छेद जितना ऊपर होता है उसका पानी उतना ही नजदीक गिरता है, और जो छेद जितना नीचे होता है उसका पानी उतना ही दूर गिरता है। यह ए है, यह बी पॉइंट है, यह सी का है पानी, और यह डी की पानी की धाराएं हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो छेद जितना ऊपर है इसका वाटर लेवल मतलब ए बिंदु पर कम दबाव पड़ रहा है। कम दबाव के कारण इसका पानी की जो धारा है ये बर्तन के नज़दीक ही गिर गया। इसकी बिंदु ए की तुलना में बिंदु बी पर पानी का दबाव काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से इस पानी का प्रेशर ए बिंदु से थोड़ा दूर गिरा। उसी तरह से बिंदु सी ए बी से अधिक नीचा है, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह और दूरी पर जाकर गिरा। उसी प्रकार से बिंदु डी अंत में है तो इसका दूरी इसके बिंदु डी से निकली पानी की धाराएं सबसे अधिक दूरी पर गिरती है। तो इस प्रयोग से यह स्पष्ट पता चलता है कि कोई भी दाब, किसी द्रव में दाब गहराई के साथ बढ़ता है। तो यह प्रयोग आप अपने घरों में कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको किसी भी तरह का पैसा खर्च नहीं होगा, घर में आप काफ़ी सस्ते में कर सकते हैं और यह प्रयोग को देख सकते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, यह स्टेटमेंट हमारा सही है या नहीं है। आप जब घर में करके देखेंगे इस प्रयोग को तो सच में जो भी बात मैंने कही वही बात हूबहू सही होगा। तो जी सर, इस प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि वास्तव में किसी द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता है। अब चलिए अगला है, ये तो जान गए किसी द्रव में दाब जो है गहराई के साथ बढ़ता है। तो अब सोचें किसी भी सर स्थिर द्रव में लिखते हैं, स्थिर द्रव में दाब, स्थिर द्रव में समान गहराई पर दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। चलिए देखेंगे, इस पॉइंट को भी हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। इस प्रयोग को समझने के लिए उसी प्रकार से एक वाटर बोतल लेंगे और उस वाटर बोतल में एक दिशा में छेद कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि सभी यहाँ पर बोतल में, उसी तरह से यहाँ पर आप जब बोतल में देंगे है ना, तो एक जगह एक सीध में 3-4 छेद कर देंगे और इस चारों छेद को उंगलियों से बंद कर जब पानी भरते हैं और उंगलियों को इन छेद पर से हटा लेने के बाद हम देखते हैं कि इस पानी की धाराएं जो है सबका फोर्स समान होता है। सबका फोर्स जो है क्या होता है, एक जगह होता है, कहीं भी किसी का अलग या दूर नहीं होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं
कि स्थिर द्रव में समान गहराई पर, समान गहराई कहने का अर्थ है कि किसी भी बोतल में सभी छेदों को एक सीध में करने पर, एक सीध कहने का मतलब है ऊपर से नीचे नहीं, चारों तरफ एक सीध में करने पर उसमें दाब, गहराई पर दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इस प्रयोग को भी आप घर में देख सकते हैं, काफी आसान है। तो इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि स्थिर द्रव में समान गहराई पर दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। चलिए अगला कहता है द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। ये एक एक स्टेटमेंट है आपके बुक में, इसको प्रूव करके आपको बता रहे हैं कि कहता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। सच में आप देखते होंगे कोई भी पानी अगर गिरता है तो वह अपना सरफेस जो है तल स्वयं ढूंढ लेता है। अगर मान लीजिए किसी पानी को कटोरी में लेते हैं तो कटोरी का शेप ले लेता है, ग्लास में लेते हैं तो ग्लास का रूप ले लेता है। जिस भी आकार में उसे ढालते हैं वह उस शेप में बदल जाता है। तो वही मैंने कहा कि स्थिरावस्था में पानी का मुक्त तल सभी बर्तनों में एक ही क्षैतिज तल में रहता है। क्या बोले कि सर स्थिरावस्था में पानी का मुक्त तल सभी बर्तनों में एक ही क्षैतिज तल में रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ सकता है। इसी कारण से झील की सतह क्षैतिज होती है, झील का जो सरफेस होता है वह क्षैतिज होता है। और दूसरा भी यह रीजन है कि आपने देखा होगा पानी की टंकियां भी जो है ऊंचाई पर बनाई जाती है। ऐसा आप कभी नहीं देखे होंगे कि किसी भी पानी को नीचे, पानी की टंकी को नीचे बिठाया जाता है, बनाया जाता है और उसके पानी को ऊपर सप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि वो अपना तल नहीं ढूंढ पाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो तल नहीं ढूंढ पाएगा और पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पानी की टंकियां सदैव ऊंचाई पर ही बनाई जाती है। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि द्रव जो है अपना तल स्वयं ढूंढ पावे। इन वजहों से झील की सतह क्षैतिज होती है, पानी की टंकियां ऊंचाई पर बनाई जाती हैं। ये सभी रीजन इसलिए है कि इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि कोई भी द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ ले। तो इसके बाद अगला टॉपिक है हवा दाब डालती है। हवा दाब डालती है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि हवा जो है हमें हमारे चारों तरफ से दबाव डालती है। अगला है हवा दाब डालती है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप अपने घरों में इस प्रयोग को करके देखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रयोग करने में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन सभी प्रयोग को करने के लिए सारा सामान सभी के घर में होगा। हवा दाब डालती है, इसे प्रमाणित करने के लिए हम एक कांच का ग्लास लेंगे, कांच और एक पोस्ट कार्ड लेंगे। कांच के ग्लास को पानी से भर देंगे और पानी से भरने के बाद उस कांच के ग्लास के ऊपर पानी के ग्लास को लबालब भर के पोस्ट कार्ड को
ऊपर से ढक देंगे और ऊपर से ढक देने के बाद ग्लास को दोनों हाथ से पकड़कर एकाएक ग्लास को उलट देंगे। पोस्ट कार्ड वाले हिस्से को नीचे की तरफ हम सभी छोड़ देंगे। तो ऐसा करने पर हम पाएंगे कि हमारे ग्लास को पलट देने पर भी ग्लास का पानी नीचे की तरफ नहीं गिरता है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि हवा किसी भी वस्तु पर चारों तरफ से दाब डालती है। दाब डालने की वजह से उस ग्लास को पलट देने पर भी ग्लास का पानी नहीं गिरता है। इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है कि हवा सभी दिशाओं में चारों तरफ से हमारे ऊपर दाब डालती है। इस प्रयोग को आप सभी बच्चे घर में करके देखेंगे। क्या ये सभी आश्चर्यजनक बातें वास्तव में सही है, ये गलत है? तो इसके बाद आपका टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। जानेंगे वायुमंडलीय दाब, आप पढ़े भी होंगे, क्लास 7th में भी था। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका इंग्लिश नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। हम सभी जानेंगे कि वायुमंडल क्या है ना? तो कहेंगे कि आप देखे होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है हर ओर से हवा से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को हर ओर से ढकने वाली हवा के इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल का 1/4 भाग सतह से, वायुमंडल का 1/4 भाग जो है सतह से 2.5 किलोमीटर के भीतर है तथा आधा जो है 6 किलोमीटर के भीतर, और वायुमंडल का 99% भाग जो है 35 किलोमीटर के भीतर है। मतलब कहने का अर्थ है कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल में हवा 99% तक जो हवा ज़्यादा हवा है वो पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर ऊंची तक ही है। बाकी जो उसके बाद 1000 किलोमीटर वायुमंडल में जो हवा है उसकी मात्राएं काफ़ी कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को हर ओर से ढकने वाली हवा के इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, और हमारे पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। लेकिन वायुमंडल का 99% हिस्सा 35 किलोमीटर तक ही सीमित है। इसके बाद जानेंगे, वायुमंडल के बाद जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या है, एटमॉस्फेरिक क्या है। अभी हमने जाना कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है ये जाना। तो वायुमंडलीय दाब में लिख सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार के कारण पड़ते हुए बल को वायुमंडलीय दाब
कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ, दैट मीन्स हवा के कारण जो भी वायु स्तंभ के भार के कारण जो भी वायुमंडल में बल पड़ता है उसको ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इसका परिभाषा कर सकते हैं कि सर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार के कारण पड़ते हुए बल को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। हवा का घनत्व जो है 1.3 kg प्रति क्यूबिक मीटर होता है। हवा का घनत्व अगर कोई पूछे तो बताएंगे हवा का घनत्व 1.3 kg प्रति क्यूबिक मीटर होता है। किंतु हवा का घनत्व 1.3 kg प्रति मीटर क्यूब तो होता है, लेकिन वायुमंडल की ऊंचाई बहुत अधिक है इसलिए वायुमंडलीय दाब काफी विशाल होता है। इस तरह से आपका वायुमंडलीय दाब भी खत्म हो गया। अब जो है आपका कोई भी आपका यह लेसन 12 यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर लेसन 12 द इंड हो गया। आज बल और दाब खत्म हो गया। अगर यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वे बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870260505। और आज मैंने जितना भी टॉपिक को पढ़ाया उसी टॉपिक को होमवर्क है कि उसी टॉपिक को अच्छे हैंडराइटिंग में लिखकर होमवर्क बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कल 7 बजे के पहले तक भेजना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ क्लास करते हैं लेकिन होमवर्क बनाकर नहीं भेजते हैं, वे भी बच्चे होमवर्क बना के भेजें ताकि जब इंस्टीट्यूट खुले तो उस समय किसी भी बच्चों को इन सभी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर समस्याएं आती है तो हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछें ताकि आपको कोई भी समस्याएं न बची पाए। तो आज क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, अपने दोस्तों, अपने भाई बहन, सगे संबंधियों सभी को शेयर करें। उन्हें जो भी बच्चे इस इंस्टीट्यूट के हैं या इस इंस्टीट्यूट के नहीं भी हैं उन बच्चों को भी आप पढ़ने के लिए कह सकते हैं। उसे मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के नाम से यूट्यूब पर सर्च करना है। सर्च करके सब्सक्राइब, उसके नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब लिखा होता है, सब्सक्राइबर बटन होता है, उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को दबा देना है। इससे यह होगा कि मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के द्वारा जो भी वीडियो जिन भी सर के द्वारा अपलोड किया जाएगा वह आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुंच जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई भी करें, क्योंकि पढ़ाई सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।